मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं चमन श्रीवास्तव। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जो मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है। ओके, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था और फिर उनका जो मॉडल है वो फर्दर गलत साबित हुआ, जिसको नील्स बोर ने गलत साबित किया और अपना एक एटॉमिक मॉडल लेकर आए। तो पिछले क्लास में ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि नील्स बोर का जो पोस्टुलेट है वो क्या क्या था। ओके, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है जिससे आप टॉपिक वाइज हर वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से उस टॉपिक को समझ सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि बोर का जो थ्योरी था तो वो हाइड्रोजन एटम को लेकर क्या था। ओके, तो उसे हम लोग बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जानते हैं कि बोर का क्या थ्योरी था हाइड्रोजन एटम को लेकर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, और उसके चारों ओर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता रहता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है एक बाहर की वेलोसिटी के साथ और एक अंदर, मतलब कि उस पे दो फोर्स कैलकुलेट करता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन का जो मूव कर रहा है वो एनर्जी क्या करेगा, हर वक्त रेडिएट करते रहता है, मतलब कि लूज करते रहता है। तो एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके, तो जिसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके, तो इसको नील्स बोर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आखिर ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को रेडिएट करते रहते हैं मूव करते वक्त, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है कि न्यूक्लियस के अंदर वो आकर गिर जाए। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग बोर्स के एटॉमिक थ्योरी की तरफ। तो कहता है बोर्स का एटॉमिक थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उस पे दो तरह का फोर्स काम करता है। ठीक है, कौन सा फोर्स? जैसे पहला वाला फोर्स जो हमारा कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मींस जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है। ओके, और जो अंदर की तरफ लगता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल, जिसे हम लोग हिंदी में अभिकेंद्री बल भी कहते हैं। ओके, और इसको अपकेंद्री भी कहते हैं। ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, जो सेंट्रीपिटल है और सेंट्रीफ्यूगल है, ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। ओके, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा अपने ही पाथ पे मूव करते रहता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझें तो कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि आप अपनी उंगली में कोई स्टोन को एक रस्सी के साथ बांध दें और उसे आप राउंड करें। ओके, तो अगर आपका वो रस्सी मजबूत है उस स्टोन के साथ, तो वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहेगा। ओके, अगर वो उसी पाथ पे सर्कुलर में मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि एक फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगा रहा है और दूसरा फोर्स आपको अंदर की तरफ, जो भी आपका जो फिंगर है वो लगा रहा है, जिसके कारण से वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। अगर बाय द वे ये अगर रस्सी टूट जाए, ओके, तो वो स्टोन क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसका मतलब कि उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा तो वो बाहर की तरफ चल जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों फोर्स अगर इक्वली लग रहे हैं, इसका मतलब है कि वो एक ही बात को फॉलो करेगा। ओके, तो नील्स बोर ने इस थ्योरी को रखा, कहा कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है उसका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होता है। ओके, अब हम लोग जानते हैं आखिर उनका क्या थ्योरी था सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को लेकर, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था उनका, मतलब कि जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बाहर की तरफ के जो फोर्स लग रहे हैं उनको जानने के लिए हमको पहले थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में जानना चाहिए।
तो सर्कुलर मोशन के बारे में हम फिजिक्स का जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसको अच्छे से और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग जान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है तो उसका हम लोग नॉर्मल वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसका हम एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ओके, तो इसका जो वेलोसिटी होगा एंगुलर वेलोसिटी, ओके, एंगुलर वेलोसिटी मींस इसको हम लोग कोणीय वेग भी कहते हैं, जिसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओके। और इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v क्या है हमारा नॉर्मल वेलोसिटी है, ओके, और r क्या है हमारा रेडियस, जैसे कि सेंटर से उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ओके। तो r हो गया हमारा रेडियस और ओमेगा हम लोग जानते हैं उसको कोणीय वेग कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ओके। अगेन जस्ट लाइक इसी तरह हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन के साथ उसका जो रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर होता है, ओके। यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं ये हमारा क्या है एक्सेलरेशन है, ओके, और r हमारा रेडियस है और ओमेगा क्या है हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, ओके। तो हम यहाँ पे जब भी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की तो हम एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन की को कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो हम जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं तो वहां पे हम कैलकुलेट करते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी को या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन को, ओके। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो मास है हमारा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि उसका me है, ओके, और जो रेडियस है हमारा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, ओके, तो वो हमारा रेडियस क्या रहेगा r, ओके, तो हम उसे मान लिए r, ओके। अब हम यहाँ पे इसका फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फोर्स जैसा कि हम लोग जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ओके, सिंपल फॉर्मूला से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मास हमें इलेक्ट्रॉन का पता है वो क्या है me, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, मींस हम r ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे वहां पे, ओके, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे r ओमेगा स्क्वायर, ओके। अब हम क्या करते हैं me इंटू आर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां से हम लोग जान रहे हैं v इज इक्वल टू क्या होता है हमारा r ओमेगा, ओके। तो हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं v बाई r, ओके। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r, ओके। तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो v स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ओके। तो हमारा ये r से स्क्वायर कट जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा me v स्क्वायर बाई r, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। मतलब इसे बोलते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, ओके, मींस इसका जो ये फोर्स जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो हम जिस रस्सी से मान लीजिए कि किसी स्टोन को हमने बांध के रखा हुआ है, ओके, अगर हम उसे मूव करा रहे हैं तो वो एक बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर रस्सी टूट जाती है तो वो जो स्टोन है वो हमारा बाहर की तरफ जाएगा, ओके। तो जब भी बाहर की तरफ जाएगा तो वो किस फोर्स के साथ बाहर जाएगा, तो उस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला के साथ me v स्क्वायर बाई r, जहां पे हमारा मास ऑफ me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, और v क्या है वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, और r क्या है हमारा रेडियस है। इसका मतलब है कि
हमारे स्टोन से या फिर न्यूक्लियस से उसके बीच का डिस्टेंस। तो अगर इस फॉर्मूला पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो देख रहे हैं कि हमारा जो भी फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो रेडियस के इनवर्सली है। मींस हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r की। मींस अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहे हैं तो उसका रेडियस जितना छोटा होगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जिसका रेडियस जितना छोटा होगा उतना ही फोर्स ज्यादा लगाएगा और जितना ही रेडियस बड़ा होगा फोर्स उतना ही कम होगा। मीन्स अगर इसको अच्छे से एग्जांपल से हम समझ लें, मान लीजिए कि आपने स्टोन जैसे अभी बताया मैंने पिछला एग्जांपल कि अगर आपने स्टोन को बांधा हुआ है, अगर रस्सी का जो लेंथ है वो अगर ज्यादा हो रहा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर रस्सी का लेंथ अगर ज्यादा होगा तो हमारा फोर्स कम हो जाएगा। ओके, तो वो काफी कम फोर्स के साथ मूव करेगा। ओके, और रस्सी का लेंथ जितना ज्यादा छोटा होगा वो काफी तेजी से घूमेगा, मतलब कि उसका फोर्स भी ज्यादा होगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं अब सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। ओके, अब सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आखिर उसका वैल्यू क्या है। उसके बाद हम बोर्स थ्योरी को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि उसका क्या रेडियस निकल के आता है। ओके, तो पहले हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को निकाल लिया, अब हम निकालेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को। ओके, तो उसे कैलकुलेट करने के समय थ्योरी को इसका फॉर्मूला का काफी यूज होगा, इसीलिए हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू निकल के आ जाता है वो आ जाता है mE_v²/r। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारा अंदर की तरफ लग रहा है। ओके, तो अंदर की तरफ जो लग रहा है तो वहां पे हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करते हैं। कूलम्ब्स लॉ के बारे में अगर आपने नहीं जाना है तो उसको मैं एक अलग वीडियो उसको लेकर बनाऊंगा कि क्या होता है कूलम्ब फोर्स। ओके, तो कूलम्ब फोर्स फिलहाल हम लोग इतना जान लेते हैं कि कोई भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसे हम लोग कूलम्ब फोर्स कहते हैं। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम्ब फोर्स के इक्वल होता है। ओके, तो हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा C = मान लेते हैं, ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स CF। ओके, तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ के बराबर होगा। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, 1/4πε0, ये हमारा कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। ओके, ये काफी बड़ा वैल्यू है। ओके, और ये क्या होता है कि दो चार्ज के मल्टीप्लीकेशन, ओके, उसके मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमारा दोनों चार्ज E है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है। ओके, पहला वाला भी इलेक्ट्रॉन और दूसरा वाला भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारा इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज, क्योंकि हमने बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे सेम चार्ज होता है। ओके, मतलब उसका जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, सब पे 10⁻⁻19 कूलम्ब ही होता है, वो चाहे इलेक्ट्रॉन पे हो चाहे प्रोटॉन पे हो। ओके, तो सिर्फ अंतर होता है तो पॉजिटिव और निगेटिव का, तो हमने उसका मैग्नीट्यूड सेम लिया और उसके रेडियस के स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ भी कहता है। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग यहाँ पे Q ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने चार्ज किया है इलेक्ट्रॉन को। ओके, तो यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो CF का वैल्यू हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो कहलाता है वो होगा 1/4πε0 E²/r²। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकल के आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, कहता है कि हमारा जो दोनों फोर्स है वो क्या कहता है, इक्वल है। तभी होगा, क्यों होगा इक्वल, क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पे मूव ही नहीं करेगा। ओके, तो इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए ये दोनों फोर्स को हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो चलिए बोर्स थ्योरी के अनुसार हम लोग इसको इक्वेट करते हैं। तो बाई बोर्स थ्योरी, ओके, तो ये बोर्स थ्योरी क्या कहता है
कहता है कि ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मींस सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है पहले से, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो हमारा होता है MeV² R, ओके। और हमने यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया, तो उसका वैल्यू होता है 1/4πε0 इंटू E²/R², ओके। तो यहां से अगर हम R से R को कैंसिल आउट कर दें, ओके, तो हम यहां से चाहें तो R का वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। तो R का वैल्यू हम लोग यहां पे निकाल लेंगे, ओके। तो यहां पे हमारा MV² इज इक्वल टू आ जा रहा है 1/4πε0 इंटू E²/R², ओके। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि बोर्ड थ्योरी में हमने आपको पढ़ाया था कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो उसका जो ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, स्टेबल ऑर्बिट होता है। स्टेबल ऑर्बिट का मतलब होता है कि स्टेबल तभी होगा जब वो NH/2π के मल्टीपल के बराबर होगा, ओके। तो NH/2π, ये अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसका मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बोर्ड पोस्टुलेट के बारे में बताया था। MPR = NH/2π होता है, ओके। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, MEVR = NH/2π, ओके। यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम यहां पे इसको MEVR को उधर भेज दें तो NH/2π इंटू 1/R, ओके। अब हम क्या करेंगे कि इसके वैल्यू को निकालने के लिए, रेडियस के वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि स्क्वायर करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो कि हमने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट करने के बाद ये इक्वेशन हमको मिला था। क्या मिला था, MEV²/1/4πε0 E²/R²। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके, एंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे सिंपल रेडियस का वैल्यू निकल के आ जाता है, ओके। तो सिंपल यहाँ पे रेडियस का जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा ε0 n²h²/π_me इंटू E², ओके। ये हमारा आ जाता है रेडियस का वैल्यू निकल के, ओके। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो रेडियस है हमारा, ओके, वो n के मल्टीपल स्क्वायर के क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूला पे ध्यान दें, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी से, हाइड्रोजन थ्योरी से निकल के आता है कि किसी भी अगर ऑर्बिट पे अगर हमको ऑर्बिट पता हो तो उसका हम रेडियस निकाल सकते हैं। मींस अगर हम कहें कि n = 1, मान लीजिए कि आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट पे आप कैसे उसका रेडियस निकालिएगा कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला पे अगर हम ध्यान दें तो ε0, ठीक है, हमारा h, ओके, पाई, ओके, me, ओके, एंड e, ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, ओके। तो ये सारे वैल्यू कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ओके। बस हमारा बच जा रहा है n², मींस यहां पे हमारा निकल के आता क्या है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², ओके। मींस हमारा जो भी रेट, ये काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हमें ये बताता है कि कोई भी ऑर्बिट, जैसे कि हमने n बताया था आप लोगों को
कि n क्या होता है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ये सब मैंने बोर्स के पोस्टुलेट का जब थ्योरी बता रहा था तो उसमें सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू हमारा होता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर मीन्स हमारा ऑर्बिट नंबर, ओके, वो कौन से ऑर्बिट में मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड सो ऑन, ओके। तो यहां से हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा, मान लीजिए कि आपसे अगर कोई पूछे कि फर्स्ट ऑर्बिट में उसका रेडियस क्या होगा, तो फर्स्ट का स्क्वायर कर देंगे, ओके। सेकंड ऑर्बिट में देखिए उसका रेडियस और उसके डबल के होता जाएगा। मींस हम यहाँ पे इस बात का ध्यान देना होगा कि जैसे जैसे ऑर्बिट हमारा बढ़ते जाता है, ओके, उसका रेडियस जो है उसके स्क्वायर के रेशियो में बढ़ता है, ओके। मींस अगर मान लीजिए कि अगर हमारा 2 है तो ये हो जाएगा 4 रेडियस। अगर हम क्वांटम नंबर ऑर्बिट नंबर को अगर हम बढ़ा के थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो थर्ड ऑर्बिट में हमारा रेडियस हो जाएगा 9, ओके। इस तरह से हम लोग कोई भी ऑर्बिट पे उसका क्वांटम नंबर से हम उसका रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके।